कल हम लोग ये पढ़े थे ना, पर्सन से एसएससी, एसएससी से टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए आपका क्या होगा, इनकम का असेसमेंट होगा। इनकम का असेसमेंट करने के लिए हम लोग को सोर्सेज ऑफ इनकम को फिट करना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम। करेक्ट, ये नहीं पड़ेगा। इनकम का असेसमेंट होने के बाद इस इनकम पे लगेगा टैक्स। ठीक है, तो टैक्स कब लगेगा, कितना लगेगा, और किस एक्ट के द्वारा लगेगा। तीन चीज पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चीज इसके अंदर पढ़ते हैं। The Constitution of India is the supreme law of India. Any tax which is not in conformity with the Constitution is called ultra vires. The Constitution and held it as illegal and void. साइन का सिंपल का मतलब है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ है नहीं। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा टैक्स लॉ बनता है, कोई भी ऐसा टैक्स लॉ बनता है जिसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऐसा कोई भी, उसको हम लोग अल्ट्रा वीरस मानेंगे। अल्ट्रा वीरस का मतलब बियॉन्ड द कैपेसिटी। पढ़े ना हम लोग कंपनी लॉ में कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर के आप ये काम कर रहे हो जिसको इलीगल और वॉइड माना जाएगा, अगर आप कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कर रहे हो तो सबसे पहली बात कि जो भी टैक्स हम लोग पूरे पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके बारे में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है? सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो। पहला, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ, बिना कोई कानून बने किसी भी तरह का ना टैक्स लगेगा ना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। करेक्ट। It means the tax imposed to be levied must within a legislative competence, यानी कि अपने मन से कोई भी टैक्स ना लगा सकता ना बना सकता जब तक उस टैक्स के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑथोरिटी ऑफ लॉ अलग से ना बने। जैसे इनकम टैक्स के लिए हम लोग का है ना, इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट को देखने वाला सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जब तक ये स्टेब्लिश नहीं होगा तब तक टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है एज पर आर्टिकल 265। आर्टिकल 246 क्या कहता है, रेड शेड्यूल 7, कि हम लोग का जो लॉ बनता है वो तीन कैटेगरी में बनता है, ये पहले ही पढ़ा हुआ है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, इसमें जो जो टॉपिक आएगा उस पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो जो मैटर है उस पर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिल करके बनाएगा। क्लियर है बात? तो हमारा इनकम टैक्स किस में आता है, हमारे इनकम टैक्स आता है यूनियन लिस्ट में। किस में आता है? एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम।
तो हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 82। किसके कंट्रोल में? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक बात बोला है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं देता है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट। ठीक है। एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। बात समझ में? तो जो बात यहाँ पे बोला गया था कि बिना कोई प्रॉपर अथॉरिटी बनाए आप कोई भी टैक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। पूरा हायरकी बनाना होगा, पूरा तरीका है। सबसे पहला चीज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें है सीबीडीटी और सीबीआईसी। क्या होता है देखो, सीबीडीटी देखता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम लोग का आता है एकमात्र इनकम टैक्स। और ये देखता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम लोग का आता है जीएसटी और कस्टम। कोई दिक्कत? Both the board have been constituted under the Central Board of Revenue Act 1963। कब बना था दोनों डिपार्टमेंट? 1963। CBDT deal with the levy and collection of all direct taxes। ठीक है। CBIC levy and collection of central indirect taxes, इसके से डील करता है। सोर्सेज और कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्या क्या है? हम लोग को लगता है कि हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग ये भी पढ़ते हैं, फाइनेंस एक्ट भी पढ़ते हैं, सर्कुलेशन भी पढ़ते हैं, और डिसीजन भी, सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी यही है, प्राइमरी सोर्स यही पे है। कैसे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहली बात तो एक्सटेंड टू होल इंडिया। कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से। होल इंडिया, जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं है। ठीक है। This act contain provision for determination of taxable income, determination of tax liability। दो चीज बताता है, पहले कि आपका इनकम में से कितना इनकम टैक्सेबल, करेक्ट, और दूसरा कि उस टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स लाइबिलिटी बनता है। तीसरा, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, कैसे कंप्यूटेशन करना है, क्या करना है। उसके बाद अपील कैसे करना है, पेनल्टी कहाँ पे लगेगा, प्रोसिक्यूशन क्या है, मतलब गुनाह क्या क्या है। ठीक है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है। ये सारा चीज है। इसमें टोटल कितना चैप्टर है इस एक्ट में? 23 चैप्टर है, जिसमें 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। करेक्ट है आता? फ्यू ऑफ देम आर फर्दर सब डिवाइडेड है, जैसे 10 10 8 10 10 1 है ना। इसके बाद ये क्या क्या चीज बताता है? चार चीज। पहला, क्या टैक्सेबल इनकम है, उस टैक्सेबल इनकम पे क्या टैक्सेबल लायबिलिटी होगा, कैसे असेसमेंट करना है, अपील करना है, मतलब तो पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन। उसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज है। क्लियर है बात? सेकेंड, एनुअल अमेंडमेंट।
Income Tax Act has been undergone the several amendment from time to time it's originally enacted. बहुत सालों से और हर बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में बार बार चेंज आता है, और वो चेंज कब पता चलता है? वो चेंज हम लोग को पता चलता है यूनियन बजट के टाइम। यूनियन बजट कब आता है? हर साल का 1 फरवरी को। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 1 फरवरी को आए, बताते हैं। जब यूनियन बजट पेश किया जाता है उसी टाइम में एक फाइनेंस बिल भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि यूनियन बजट का ही पार्ट है, जिसमें जो भी चेंजेस लाना रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्टर को, पार्लियामेंट का, वो सारा पॉइंट वहां पे मेंशन किया जाता है। जैसा अभी रिसेंट वाले में हुआ था ना कि 12.5 लाख तक, कि 12 लाख तक सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। द बिल कंटेन द वेरियस अमेंडमेंट, ठीक है, बहुत सारा अमेंडमेंट रहता है रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे 1 फरवरी में क्या किस्सा है कि यहाँ 1 फरवरी की जगह होना चाहिए फर्स्ट वर्किंग डे। अगर 1 तारीख को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पड़ा तो ठीक है। अगर सैटरडे संडे पड़ गया या फिर स्पेशली संडे पड़ गया तो वर्किंग डे नहीं है, तो फिर 2 या 3 को आएगा। ठीक है। अगर उस ईयर इलेक्शन होने वाला है, 2024 में इलेक्शन हुआ था ना, तो उस वक्त जो बजट आएगा उस बजट को हम लोग आमतौर पे कहते हैं इंटरिम बजट। क्या कहते हैं? 2025 में जो बजट आया वो यूनियन बजट कंप्लीट बजट था, लेकिन 2024 में बजट आया था क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, तो उस साल का वो इंटरिम बजट था। मतलब when the finance bill is approved by both the houses, receive the assent of the president, जो फाइनेंस बिल बना है वो बोथ हाउसेस के द्वारा जब पास हो जाता है, पार्लियामेंट का, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा, और प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है, तब जाके वो फाइनेंस एक्ट ऑफ द ईयर बनता है। मतलब इस साल का ये फाइनेंस एक्ट है। तो हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही है, प्लस फाइनेंस एक्ट भी हर साल का अपडेट हम लोग को रखना पड़ेगा। चेंजेस इसमें ज्यादा नहीं आता है। चेंजेस किसमें आता है? क्योंकि हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो दिक्कत, जो फाइनेंस एक्ट आता है कब से एप्लीकेबल होगा? ऑन द 1 अप्रैल of the assessment year. The new finance act has not been enacted. The provision is forced in the preceding assessment year, or provision proposed in the finance bill before the parliament, whichever is more beneficiary to the assessee will apply, the new provision become effective। क्या कहने का मतलब है? आमतौर पे क्या होता है? 1 फरवरी को यूनियन बजट आया, आने के बाद क्या बोला गया कि 12 लाख तक जिसका सैलरी रहेगा, ठीक है, उसको किसी भी तरह का सैलरी, उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब डेट आता है 1 अप्रैल 2025। इस 1 अप्रैल 2025 में हमको टैक्स देना था, और मेरा इनकम मान लो 12 लाख का है। तो क्या ये इसी साल से हमको 12 लाख वाला चीज एप्लीकेबल होगा, किसी दूसरे साल से? अभी आया 1 फरवरी को, ठीक है, और अभी माहौल में भी चल रहा है कि इनकम टैक्स फाइल जमा करना है, इनकम टैक्स फाइल जमा करना है। तो ये इनकम टैक्स फाइल जमा कर रहे हैं, क्या उसमें हम लोग को 12 लाख वाली छूट मिल रहा है क्या, कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा या ऐसा कुछ?
अगर वो 1 फरवरी 2025 को आया है तो एप्लीकेबल नेक्स्ट ईयर होगा। कब होगा एप्लीकेबल? नेक्स्ट ईयर होगा। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है ये करंट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा कंफ्यूजन है क्या है? फैब में बजट आया, ठीक है। अब यहाँ 1 अप्रैल 2025 है, एक इंसान जॉब करता है, तो 1 अप्रैल अप्रैल का महीना में जॉब किया होगा, ठीक है। और उसको सैलरी मिलेगा अप्रैल के एंड में, मिलेगा ना। तो उसको सैलरी मिला 1 लाख रुपए, कितना मिला? 12 महीना का उसका 12 लाख का सैलरी है। पहले उसका बॉस क्या करता था कि 1 लाख रुपए पे एम्प्लॉयर टीडीएस काट के सैलरी देता था। क्या काट के देता था? इस बार से टीडीएस नहीं काटेगा। क्या नहीं काटेगा? इस बार से टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि वो इंसान जो भी यहाँ पे इनकम करने वाला है, यहाँ पे जो भी वो इनकम करने वाला है, वो इनकम उसके सैलरी का 12 लाख के लिमिट से, या 12 लाख या 12 लाख से कम है। और सरकार अभी बोल चुका है कि उस इनकम पे टैक्स 12 लाख तक पे नहीं लगेगा। अब जैसे ये साल खत्म होगा तो नेक्स्ट ईयर वो गवर्नमेंट को अपने इनकम का असेसमेंट देगा। क्या देगा? कि सर हम पिछले साल इतने इतना कमाए थे, और आप ही बोले थे कि जो लोग 12 लाख या 12 लाख से कम कमाएगा उसका सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जनरली होता ये है कि हम लोग इस ईयर में कमाते हैं और इस ईयर में टैक्स देते हैं, करेक्ट। तो जो करंट ईयर जो चल रहा है उसको हम लोग टैक्स के भाषा में कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। और इसका टैक्स कब भरेंगे? असेसमेंट ईयर को। तो मेरा टीडीएस कटना तो इसी साल से बंद हो जाएगा ना। हाँ, इसका हिसाब किताब मेरा नेक्स्ट ईयर होगा। बात समझ तो? क्या चीज? क्यों जनवरी से? अप्रैल से जनवरी तक? पता है तो? कोई दिक्कत? अब इनकम टैक्स रूल है 1962, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा रूल बनाएगा, और वो रूल आर मेड एप्लीकेबल बाय द नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन के द्वारा वो रूल हम लोग को बताया जाता है। दिस रूल आर फर्स्ट मेड इन 1962, नोन एज इनकम टैक्स। ये जो रूल है पहली बार 1962 में बना था, और उसी टाइम से इसका नाम पड़ गया इनकम टैक्स रूल, ठीक है। सर्कुलेशन क्या होता है? अंडर सेक्शन 119, the board may issue a certain notification, circular and clarification from time to time, which have to be followed and applied by the income tax authority. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्कुलर नोटिफिकेशन ये सब जारी करता है। क्या होता है? आमतौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो फ्यूचर ऑब्स्टेकल लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में गड़बड़ हो सकता है 2-3 महीना के अंदर, उसको रोकने के लिए नोटिफिकेशन आता है। बात में आता हूँ। सर्कुलर क्या होता है? जो करंट केओस होता है कि करंट लफड़ा हो गया, कि करंट दिक्कत हो गया इनकम को लेके, कुछ चीज को लेके, उसके लिए तुरंत क्या आता है? सर्कुलर आता है। बात समझा तो? गवर्नमेंट अचानक से देखा कि एक गेम चल रहा है इंडिया में, आईपीएल, और उस आईपीएल के आड़ में बहुत सारा
गवर्नमेंट देख रहा है बैटिंग ऐप चल रहा है इनडायरेक्टली, अब उसके लिए तुरंत ये हो रहा है ये चीज, तो गवर्नमेंट तुरंत उसके लिए एक सर्कुलर जारी करेगा कि सारे बैटिंग ऐप तुमको ये करना है। नोटिफिकेशन क्या होता है कि अपडेट दे देता है कि ठीक है अभी जो किए कि आने वाले 2 महीना बाद से ये काम ऐसे होना चाहिए। करेक्ट। और क्लैरिफिकेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई रूल बनाया कुछ बनाया है और सबको मिसकंसेप्ट हो रहा है, कोई उसका मतलब कुछ समझ रहा है, कोई उसका मतलब कुछ समझ रहा है। क्लियर है बात ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन इशू करता है कि एक्चुअल में हम उस पॉइंट पे बोलना क्या चाहते हैं, पूरा कंप्लीट क्लैरिफिकेशन। क्लियर है बात। ठीक है। या फिर कोई बहुत बड़ा केस हो गया इनकम टैक्स से रिलेटेड, जहां पे आधा पब्लिक एक साइड है और आधा पब्लिक एक साइड है, बस कोई डिसीजन चाहिए। ठीक है। तो वहां पे क्लैरिफिकेशन इशू करता है। क्लियर है बात। हाँ, ये सारा चीज नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट चैलेंज कर सकता है। लेट सपोज कि कोई डिसीजन से वो खुश नहीं है, बात सुना तो, जो इनकम टैक्स के द्वारा लिया गया है, ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन है किसी भी चीज, अगर वो खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस बात पे फिर उसके अगेंस्ट में चैलेंज कर सकता है कि आप ये चीज चेंज करो या फिर ये चीज आप एप्लीकेबल करो। कोई दिक्कत। और लास्ट है हम लोग का जुडिशियल डिसीजन, जो डिसीजन कोर्ट में लिया जाता है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है और वो सारा डिसीजन हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे कल एक चीला वाला कहानी सुना देता है कि हस्बैंड अपने वाइफ को घर दिया था, केस स्टडी, वैसा सारा जो लैंडमार्क जजमेंट रहता है वो भी हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4। पूरे इनकम टैक्स में कितना सेक्शन था, यहाँ पे हम लोग मार्क्स दिए थे, 298 सेक्शन था ना। 298 सेक्शन में से सेक्शन 4 बोला है, सेक्शन 4 बोला है कि आप इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हो। कैसे चार्ज करना, उसके अंदर 2 बात। पहला, प्रीवियस ईयर, ठीक है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन चार्ज टैक्स इमिडिएटली इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। 2 चीजें जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे। करेक्ट। अगर हम इनकम जनरेट किए हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये ईयर हो गया 24-25। कोई दिक्कत। अब इस ईयर का टैक्स हम कब पे करेंगे, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 25-26। तो ये मेरे लिए 24-25 क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। ये 25-26 क्या हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर और इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। और दूसरा, इसको कह सकते हैं हम लोग इनकम ईयर, क्या कह सकते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं टैक्स ईयर। करेक्ट। इनकम ईयर क्यों, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आप इनकम क्या करोगे, अर्न करोगे। और ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आप अपने उस अर्न इनकम पे टैक्स पे करोगे, अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो। करेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, कल हम लोग जो चीज पढ़े थे
कि कंप्यूटेशन होता है, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है, फिर टैक्स पेमेंट होता है, पढ़े थे ना। ये तीनों ही का तीनों काम असेसमेंट ईयर में होता है, प्रीवियस ईयर में नहीं होता ये तीनों का। ये तीनों का काम ये आता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप प्रीवियस ईयर में जब पैसा अर्न कर रहे होते हो तो आपके सर्टेन इनकम पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हो चुका रहता है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है। बट आमतौर पे कोई भी इंसान जब खुद पैसा अर्न कर रहा है और खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स उसको देना है, तो वो इस ईयर कमाता है और नेक्स्ट ईयर टैक्स देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इट इज नॉट ए वन टाइम टैक्स, वन टाइम टैक्स नहीं है ये। दूसरा, टैक्स रेट इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस एक्ट बताएगा। जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो दो दो था ना, न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम। Further, the Finance Act prescribes the rate of tax in respect of certain income. The income tax itself prescribes the specific rate. इनकम टैक्स, ध्यान से देखना, इनकम टैक्स 115 बीबी, 115 बीबी। हम लोग जब सम्स कर रहे थे तो उसमें बीएससी उसका बीबी में जैसे बताया है कि लॉटरी इनकम पे कितना लगेगा, 30%। यानी कि कुछ इनकम पे खुद इनकम टैक्स में बता दिया गया कि इस इनकम पे इतना टैक्स लगेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्ज टू टैक्स, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे इनकम है जिसपे इनकम टैक्स लगेगा और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से वो इनकम जनरेट होगा वहीं पे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे सैलरी का डिडक्ट करके मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डिडक्ट करके मिलता है, और पेड इन एडवांस, ठीक है, वो सब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब और असेसमेंट ईयर का मतलब तो समझ चुके हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर कितना दिन का होता है, 12 महीने का होता है। कब शुरू होता है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। इट जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होता है, असेसमेंट ईयर वो ईयर है इन विच द इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज चार्ज टैक्स। जो आप प्रीवियस ईयर में कमाए हो उसमें यहाँ पे आप टैक्स देते हो। जैसे असेसमेंट ईयर 24-25 इज द ईयर commence on the 1st April and end with 31st March. Income of the SSC earned in the previous year 23-24 is assessed the assessment in 24-25। असेसमेंट मतलब बताया ना, इनकम का विवरण करना। तो अपने इनकम को असेस कब करेंगे, 24-25 में, जिसके लिए पैसा कब कमाया, 23-24 में। कोई दिक्कत? ये है सेक्शन नंबर 3 क्या है, प्रीवियस ईयर। सेम चीज है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो मंथ वो ईयर होता है जिस ईयर हम लोग इनकम क्या करते हैं, अर्न। क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ठीक है, क्लॉज 21 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1987, फाइनेंस ईयर मीन commencing of first day of April, hence the period is 12 months starting from 1st April and ending with 31st March। Now, यहाँ पे जो लिखा है 1st April ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1st April टू 31st March, इन दोनों का डेफिनेशन में बस इतना है कि प्रीवियस ईयर का हम 12 महीना का होते हैं, असेसमेंट ईयर का हम 12 महीना का होते हैं। अब सवाल ये कि 12 महीना कब से कब, तो जनवरी से दिसंबर, ठीक है, फरवरी से जनवरी, पता है तो, मार्च से फरवरी क्या, उसके लिए हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट का मदद लेते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट बोल चुका है कि
एक होगा कैलेंडर ईयर, एक होगा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है आपका जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, और फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर आपका माना जाएगा अप्रैल टू मार्च। बात समझ रहे, तो कोई दिक्कत? डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस। एक न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए कब से माना जाएगा? कहने का मतलब क्या है? टाटा केमिकल है, इतना दिन से चल रहा है, कब से चल रहा मान लो हम लोग को पता भी नहीं है, बट वो इस साल जो इनकम कमाएगा टाटा केमिकल या टाटा केमिकल में काम करने वाले एम्प्लॉय जो कब से भी काम कर रहे हैं, वो इस साल कमाया हुआ इनकम पे अगले साल टैक्स पे करेगा। इतना क्लियर है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान एकदम नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तब उसके ऊपर टैक्स कब से लगेगा? उसका प्रीवियस ईयर, उसका असेसमेंट ईयर कैसे डिटरमाइन होगा, वो बता रहा है। बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप beginning with the date of setting of the business ending on 31st March of that financial year। अब इसका मतलब क्या है? आज कितना तारीख है? 16 अगस्त। तुम 16 अगस्त को दुकान खोली, तो तुम्हारा साल कब खत्म होगा? अब तो पता हम लोग को है कि 12 महीना का होता है, तो हम लोग तो जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तब ना 12 महीना होगा। लेकिन बोला नहीं, आप स्टार्ट कब से भी करो, एंड कब करना है आपको? 31st। अब जैसे ही मेरा प्रीवियस हो गया 31 मार्च 2026, तो 26 27 मेरा क्या हो गया? असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत? पहला बात। दूसरा, ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आता है, बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल, वो तो था बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर मेरा ही कोई नया सोर्स ऑफ बिजनेस, नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता मेरा कोई, ठीक है, अचानक से इस साल बुक लिखे, बुक बिकना स्टार्ट हो गया, रॉयल्टी आना स्टार्ट हो गया, तो 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ, तो 16 अगस्त से सिर्फ 31 मार्च के लिए बात है। तो आप साल में कभी भी कमाना स्टार्ट करो, बट आपका ईयर एंड 31 मार्च को ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स इन असेसमेंट ईयर। कुछ ऐसे इनकम है जिसमें आप जिस ईयर कमाते हो उस ईयर टैक्स पे करते हैं। क्लियर है बात? हालांकि ये बात तुम भी पढ़ी हो, और हम लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। असेसमेंट ईयर में बैठ के हिसाब किताब सेटल होता है, टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करेंगे ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है? गवर्नमेंट तो पहले बार तुमको बोल के रखा है कि सर्टेन इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करने, यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया में जितना तरह का बिजनेस होता है, उस सारे बिजनेस पे ऑलरेडी टीडीएस कटता होता है। तो गवर्नमेंट तो रुका नहीं, सैलरी पे टीडीएस कट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करने पे कट रहा है, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन पे कट रहा है, सब पे तो टीडीएस कट के ही पेमेंट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का टैक्स तो कलेक्शन हुआ ही। दूसरा चीज, गवर्नमेंट बोल के रखा है कि जिस भी इंसान का टैक्स लाइबिलिटी अगर उसको लगता है कि मोर देन 10,000 होने वाला है, तो उसको इसी ईयर एडवांस टैक्स के सिस्टम में आना पड़ेगा। आया ना? ये भी हम लोग पढ़े हैं। 10,000 का मतलब क्या है?
10,000 का टैक्स। जो बेसिक लिमिट है कमाने का वो ये है कि 2.5 लाख तक नील, बाकी 2.5 लाख पे 5%। ये है ना। अब 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो 12,500। तो कोई इंसान यहाँ पे अगर 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, उस सारे लोगों को क्या करना है, एडवांस टैक्स में आ गया, सबको टैक्स देना पड़ेगा आमतौर पे। ठीक है। और इसके बाद अभी तक खुद ही कुछ एक्सेप्शन बता रहा है यहाँ पे, बता रहा है ना। अब जैसे एक एक्सेप्शन बता रहे हैं, अगर मान लो कोई एनआरआई है, वो इसी साल आया है, रहेगा, घूमेगा फिरेगा, कमाएगा, निकल, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तो निकल चुका होगा ना। तो जिस ईयर में कमाएगा उस ईयर में टैक्स देगा आमतौर पर। तो सबसे पहला हम लोग का सेक्शन 172, इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट एसएससी फॉर फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए, जो कितने पैसा कमाता है, शिपिंग बिजनेस। इनकम ऑफ द पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड, या तो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, या तो एक लंबे समय के लिए जा रहा है। सेक्शन 174। सेक्शन 174 ए, इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसा एओपी या बीआई, जो कल पढ़े थे हम लोग, वो जो सर्टेन 3 4 5 महीने के लिए बना, उसके आगे क्या हो जाएगा, डिपोज, डिस्पोज। सेक्शन 175, इनकम ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड, कल इसके एग्जांपल पढ़े थे ना, जानबूझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कि उसका टैक्स क्या हो, अवॉइड। सेक्शन 176, इनकम ऑफ अ discontinued business in case of the SSC offers has discrimination power। क्या मतलब है? हम इसी साल कोई बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, बस ना, तो बहुत सारे बिजनेस चला रहे थे। नाउ आई डिसाइडेड कि आज 16 अगस्त से अब ये बिजनेस बंद करते हैं। तो अब जब उस बिजनेस को हम बंद करेंगे तो जो भी टैक्स का हिसाब किताब हो रहा है, अभी निपटा के जाओ। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने चला है ना, तो आप सारा निपटा के, कोई दिक्कत है आपको? एग्जाम्पल है, हाँ। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है ना, व्हाट आर द 5 एक्सेप्शन जिसके ऊपर प्रीवियस और असेसमेंट नहीं है। उसके बाद ये देखो, एसएससी पढ़े थे, पर्सन पढ़े थे, यूपी बीवाई हम लोग पढ़ चुके थे। इनकम के बारे में पढ़े थे। ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, और हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में डिफरेंस भी पढ़े थे। जीटीआई का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है ये पढ़े थे। टोटल इनकम का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। क्या बोल रहा है पहला, ग्रॉस टोटल इनकम इज एग्रीगेट, यानी कि समेशन ऑफ इनकम अंडर द ऑल 5 हेड। अब जिस 5 हेड से पैसा कमाए वो पांचों हेड, ठीक है, ऑफ इनकम आफ्टर एडजस्टिंग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉस।
बस सारा इनकम और सेट ऑफ ऑफ कैरी फॉरवर्ड या लॉस। आप इस साल जो इनकम कमाए हो प्लस अगर कोई पिछले साल का आपका लॉस वगैरह है उसको सेट ऑफ करेंगे, या फिर इसी ईयर का कोई लॉस है उसको सेट ऑफ करेंगे। जो लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा वो लॉसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये काम करना है। नेक्स्ट, टोटल इनकम मीन द total amount of income referred in section 5 computed in the manner laid down this act। यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब वो है जो सेक्शन 5 में मेंशन है। अब इसको सेक्शन 5 थोड़ी अभी हम पढ़ने जाएंगे। मान लो क्या है, सिंपल था कि वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, सेक्शन 5 में यही मेंशन किया गया है। और इसका भी नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया है, देखो कि टोटल इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन दिस इनकम। किस पे कैलकुलेट होगा? टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं कैलकुलेट होता है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम से तो अभी डिडक्शन माइनस करना बाकी है। बात समझे? तो ये वाला चार्ट था ना हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स थोड़ी कैलकुलेट होगा। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा? इस पे कि इस पे? इस पे कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि इस इनकम से तो अभी डिडक्शन क्या करना, लेस करना। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान से देखना, टोटल इनकम को, किसको? तुमको राउंडेड ऑफ करना जरूरी है। टोटल इनकम को भी राउंडेड ऑफ करना जरूरी है और टैक्स लाइबिलिटी को भी राउंडेड ऑफ करना जरूरी है। कल दोनों राउंडेड ऑफ वाला हम लोग देखे थे, है ना? है तो राउंडेड ऑफ 288 ए और 288 बी। ये था टोटल इनकम का, ये था टैक्स लाइबिलिटी का। इसमें सिखाया गया था टोटल इनकम में कि लास्ट वाला नंबर को जीरो कर देना है, और राउंडिंग ऑफ टैक्स में सिखाया गया था हम लोग को कि नियरेस्ट में लेना है। चलो अब आगे क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, क्या आगे कहना है कि क्लबिंग ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड, ठीक है, इनकम विच इज सब्जेक्ट टू क्लब। टोटल इनकम इंक्लूड एक्सक्लूड इनकम सब्जेक्ट टू क्लब। ये पॉइंट हम क्रॉस कर रहे हैं, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड, ठीक है, इनकम विच इज सब्जेक्ट टू क्लब। टोटल इनकम इंक्लूड या ब्रैकेट में एक्सक्लूड, ठीक है, इनकम विच इज सब्जेक्ट टू क्लब। दोनों में तो सेम ही पॉइंट है कि डिफरेंट है? सेम ही है ना। और जाहिर सी बात है, अगर ग्रॉस टोटल इनकम में हम लोग क्लबिंग कर रहे हैं तो वही ग्रॉस टोटल इनकम में से तो डिडक्शन माइनस करके फिर टोटल इनकम आएगा ना। अच्छा, सेट ऑफ लॉसेस, करेंट ईयर लॉसेस आर ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, एलिजिबल लॉसेस shall be adjusted headwise and the aggregate of income after adjusting such shall be considered as a gross total income। करंट ईयर में, ये बात ऊपर में हम लोग पढ़े थे, करंट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का जो भी लॉसेस होता है और जो हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड एलिजिबल लॉसेस लेकर के आए हैं, shall be adjusted headwise। इस साल का लॉस और जो मेरा पिछले साल का लॉस हुआ था, ठीक है, वो लॉसेस जो एलिजिबल है इस साल जिसको हम फिट अप कर सकते हैं, उन लॉसेस को इस ईयर हम लोग सेटअप करने की कोशिश करेंगे। अगर सेटअप हो गया सारा तो अच्छा बात है, नहीं सेटअप होगा तो फिर इस ईयर का लॉस क्या कर देंगे। तो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मेरा क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अगेन इन सच लॉस। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता ग्रॉस ये टोटल इनकम में, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा एडजस्टमेंट ग्रॉस टोटल के टाइम पे कर चुके हैं। दूसरा, डिडक्शन, इसी पे तो डिडक्शन मिलता है 80 से 80 क्यू, और इसी को डिडक्ट करने के बाद क्या आता है, डेराइव्ड होता है हम लोग का टोटल इनकम। कोई दिक्कत?
ये पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर इनकम कंप्यूट करना, फिर डिडक्शन देखना कहाँ से मिलेगा 80C से 80U तक, फिर राउंडिंग ऑफ करना टोटल इनकम को, ग्रॉस टोटल को राउंडिंग ऑफ नहीं करते हैं, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग टैक्स लाइबिलिटी देंगे। करेक्ट? कैसे? ये चीज हाईलाइट। एनुअल टैक्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, और टैक्स रेट बाय द फाइनेंस एक्ट हर साल नया नया निकलता है ना। रिबेट 87 है। सरचार्ज, रिबेट और सरचार्ज में एक वर्ड है स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट क्या कहना। रिबेट तब मिलता है जब आपका इनकम आमतौर पे 5 लाख से कम होता है। क्या होता है? 5 लाख से कम होता है। क्लियर है बात? आमतौर पे कोई दिक्कत है यहाँ पे? रिबेट, तो रिबेट आपको क्यों मिलता है? रिबेट का मतलब होता है एक तरह से डिस्काउंट ऑन टैक्स। जो भी आपका टैक्स लगेगा उस पर डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो उसको रिबेट बोलते हैं। सरचार्ज कब आता है? इफ योर इनकम, इफ द टोटल इनकम ऑफ एसएससी एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो कितना है? वो है 50 लाख। जब आपका इनकम 50 लाख से ऊपर होता है तो आपकी इनकम पे क्या लगता है? सरचार्ज लगता है। बस है तो एक बात बताओ, रिबेट क्या कर रहा है? रिबेट आपके टैक्स लाइबिलिटी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? रिड्यूस कर रहा है ना। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना है? 4%। किस पे निकलेगा? जो मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगा उस पे निकलेगा। जब उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टीडीएस या टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट हुआ रहता है, उसको हम लोग क्लेम करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग निकल रहा है 10,000 रुपए टैक्स पे करने का, बट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हम 8,000 पे कर चुके हैं, तो मेरे को और कितना पे करना है? वो भी टैक्स लाइबिलिटी को राउंडेड ऑफ करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना चीज पढ़े तो। अब कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है? देखो, कैपिटल इनकम भी होता है और एक्सपेंडिचर भी होता है। ठीक है, रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर ये दोनों होता है। ठीक है, कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है पहले समझो। क्या है? ह्यूज अमाउंट इन वैल्यू। ठीक है, जैसे बहुत लोग समझते हैं ह्यूज अमाउंट का मतलब कि ये खर्च बार बार हो रहा है, ऐसा नहीं। ह्यूज अमाउंट, ठीक, वैल्यू। अब ह्यूज अमाउंट मेरे लिए 1 करोड़ है, मुकेश अंबानी के लिए 500 करोड़ है, या 5 लाख करोड़ है, 5 अरब कुछ है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, सीएस या इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, कोई भी इंसान जब किसी एसएससी का इनकम का विवरण करेगा, असेसमेंट करेगा, उस वक्त वो उसको दिख रहा है कि इसका जो बिजनेस है उसमें 500, 1000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का खर्चा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, लेकिन एक खर्चा हुआ है 5 लाख। तो सिंपल सा बात है ना, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर वो खर्च हुआ है तो कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हुआ होगा। ठीक है, तो कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हुआ होगा। हाँ या ना? करेक्ट? ये दो पॉइंट तो क्लियर है। तीसरा, ये खर्चा एक बार दिखा, 2 बार दिख सकता है। करेक्ट? यानी कि जो खर्चा, ये खर्चा क्या है?
नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं हो रहा है ना। लेकिन वही जैसे हम लोग रेवेन्यू में आते हैं, रेवेन्यू इसका उल्टा हो जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर। ये क्या बहुत बड़ा अमाउंट रहता है? नहीं। क्या ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है? नहीं। क्या ये नॉन रिकरिंग होता है? नहीं। ये क्या होता है? ये होता है रिकरिंग। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मिडिल टर्म। या फिर आप सबसे अच्छे ये कह सकते हो, फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है एक खर्च। ठीक है। और दूसरा, ये जो रहता है, बहुत बेसिक अमाउंट रहता है। करेक्ट। कोई दिक्कत? जैसे कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर कैसे क्या हो गया? जैसे मशीन खरीदना क्या हो गया? बात समझ आते हो? और रेंट पे करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट है बात? एग्जाम्पल के लिए अब बात यहाँ पे ये है, ए कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स। अगर आपको किसी भी तरह का कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जब तक एक्ट ना बोलो। वेयर द रेवेन्यू रिसिप्ट इज नॉट एग्जम्प्टेड अनलेस द स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन, देखो कैसे बोला है, करेक्ट, कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगेगा जब तक एक्ट ना बोले। करेक्ट। कर रेवेन्यू रिसिप्ट पे, रेवेन्यू रिसिप्ट को माफ नहीं करेंगे जब तक टैक्स लॉ ना बोले। मतलब बात इतना ही है ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे को कौन बताएगा? इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है बात? अगर किसी भी तरह का कैपिटल रिसिप्ट होगा, वो कहाँ पे चार्ज होगा? अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। और किसी भी तरह का रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, वो किस में चार्ज होगा? अदर हेड में। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। अदर हेड मतलब वो पांचों हेड, बात समझा रहा था? वो बाकी का चार हेड। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ द इनकम, thus distinguish between the capital and revenue receipt। ये एक्ट में कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बताया गया है। जो बेसिक सा डिफरेंस हम बताएं, जो अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल रेवेन्यू वाला, वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। However, based on the number of the judicial pronouncement of following principle। हाँ, लेकिन समय के अनुसार गवर्नमेंट कुछ हिंट दिया है, उस हिंट्स के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स बना है, जिस पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि क्या चीज मेरा कैपिटल है, क्या चीज रेवेन्यू। पहला, रिसिप्ट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। Where any income is received in lump sum or installment, it will not make any difference as regarded in nature। An employee, एक एम्प्लॉय को सैलरी क्या मिलता है? 10,000 रुपया। ठीक है। और अगर कोई इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो उसको 3,60,000 रुपये एक ही बार 3 साल के लिए मिल जाता है। तो पहली बात तो लमसम और इंस्टॉलमेंट में कोई बड़ा डिफरेंस, एक एम्प्लॉय जॉब करने जा रहा है, उसको साल भर का 1,20,000 तो मिल जाता है, 10,000 रुपया करके। और कोई इंसान ऐसे कोई काम करने गया, उसको स्टार्टिंग में 1,20,000 मिल गया, तो पहले इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बात? बात समझे तो? दूसरा, the nature of receipt in the hands of recipient, whether a receipt is capital revenue will be determined in the hand of a person receiving such income। ठीक है। देखो, नो अटेंशन विल बी पेड टुवर्ड्स द सोर्स फ्रॉम विच अमाउंटिंग इज कमिंग। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बट जिस इंसान के हाथ में वो पैसा लगेगा, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। बताते हैं, salary even paid out of capital by a new business will be a revenue receipt in hand of a employee। अब ध्यान से सुनना, क्या हम पहला पॉइंट क्या बोले कि मेरे लिए 1 करोड़ रुपया बड़ा अमाउंट हो सकता है, मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है। एक बार बताऊं, मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहा है, उसको किसी बिजनेस के स्टार्टिंग में ही 1 करोड़ रुपया मिल गया। करेक्ट है बात? हम बिजनेस, हम जॉब कर रहे हैं, मेरे को सैलरी 1 करोड़ रुपया है। करेक्ट। हमको साल भर मिलेगा 1 करोड़ रुपया। बस में तो मतलब 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 महीना जो भी बनेगा मिलेगा। करेक्ट। दोनों को तो मिले 1 करोड़। तो इस बेसिस पे जज
क्योंकि जो इसके लिए छोटा अमाउंट है इसके लिए बड़ा अमाउंट है। तो इस बेसिस पे जज करेंगे, किस बेसिस पे जज करेंगे, इस बेसिस पे कि मुकेश अंबानी के हाथ में जब 1 करोड़ रुपया आ रहा है तो उसके लिए वो छोटा अमाउंट है, देन इट विल बी द रेवेन्यू रिसिप्ट, करेक्ट। लेकिन वही मंजीत मुसाफिर के हाथ में जब आ रहा है 1 करोड़ रुपया तो क्या है, बड़ा अमाउंट। तो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ रिसिप्ट इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, किस पे डिपेंड करेगा, हैंड ऑफ रेसिपिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। Third, accounting treatment. The name given the transaction by the party involved the treatment in the book's account may be not alter the chapter of capital revenue. और बात बात इसके अलावा जो आप अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हो ना, जिस चीज को आप कैपिटल मानते हो जिस चीज को रेवेन्यू मानते हो, टैक्स भी उसको एज इट इज अपनाता है। ये बात अभी हम बोले थोड़ी देर पहले। देखो लिखा हुआ है द नेम गिवन बाय द ट्रांजेक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट में नॉट अल्टर, उसको चेंज नहीं किया जाता मैक्सिमम केसेस में। बात समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के लिए मशीन को हम लोग कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, तो मशीन पे तो अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, टैक्स भी करता है। हाँ, दोनों का तरीका डिफरेंट हो सकता है चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, क्लियर है। इनकम फ्रॉम वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम द कैपिटल विच कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द रियलाइजेशन, रॉयल्टीज फ्रॉम द माइन, ये सब क्या हो गए। अब एग्जांपल, हम बुक लिख के रॉयल्टी कमा रहे हैं और तुम कोल माइन से रॉयल्टी कमा रही हो, क्लियर है भाई। तो बुक लिख के रॉयल्टी कमाने से जनरली क्या हो रहा है कि मेरा कोई चीज घट नहीं रहा है, मेरा कोई भी चीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, करेक्ट। अगर वो बुक मेरा हिट हो गया तो दूसरा बुक और बड़ा हिट होगा, करेक्ट। लेकिन तुम्हारे पास एक कोल माइन है, अगर तुम 10 साल किसी को दे दी, करेक्ट, 10 साल के लिए किसी को दी, तो उसमें से कोल कोल निकालेगा, कोयला एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बेसिस में तुमको रॉयल्टी देगा। बट जब नेक्स्ट टाइम तुम माइन किसी और को दोगी तो तुमको सेम पैसा देगा कि कम करके देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से कुछ सामान एक्सट्रैक्ट हो चुका है। बात में आता है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल समझाना चाह रहा है कि अगर आप कोई वेस्टिंग एसेट से पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हो तो उसको हम लोग कैपिटल मान सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिसिप्ट, ये क्या है, देखो जो बात हम कर रहे थे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसिप्ट वेदर बिग और स्मॉल कैन नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द, बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है उस पर डिसाइड नहीं हो सकता, किसके हाथ में और कौन कमा रहा है उसके ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है। टाइम ऑफ रिसिप्ट, कब आप रिसिप्ट कर रहे हो, इट मीन कि द नेचर ऑफ द रिसिप्ट हैज to be determined as the time when it is received and not afterward it been appropriated by the recipient। किस वक्त आपको पैसा मिल रहा है और रेसिपिएंट उस पैसा को कहाँ पे और कब नोट कर रहा है, पैसा कब मिल रहा है, रेसिपिएंट उस इनकम को कैसे ट्रीट कर रहा है और कहाँ पे नोट कर रहा है, करेक्ट। जैसे मान लो हमको कहीं से गवर्नमेंट ग्रांट दिया 1 लाख रुपए का, करेक्ट, और मेरा बिजनेस है 100 करोड़ का, कितना का है, गवर्नमेंट ग्रांट कितना का दिया है, हम पीएल में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेट मीन हम ग्रांट को कैसे ट्रीट किया, पसंद, किसी का बिजनेस है 10 लाख का, उसको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है 1 करोड़ का, कितना का दिया है, वो ग्रांट कहाँ लिख के रखेगा, बैलेंस शीट में, हुआ ना डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं आता। इसको रीड करना है, यहाँ पे पूरा रिसिप्ट के बारे में बात किया है, किसका नाम बात किया है, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे किसका नाम बात किया है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। और इस पूरा को जो पॉइंट तुमको वहां पढ़ने को मिलेगा सेम पॉइंट तुमको यहाँ पे ऑलमोस्ट पढ़ने को मिलेगा, बस डिफरेंस क्या है कि रीड करने के बाद ये एग्जाम्पल जरूर सॉल्व सॉल्व कर लेना, इसको याद रख के कोई फायदा नहीं है, बात समझा, तो मतलब लर्न करके टू द पॉइंट कोई फायदा नहीं, बस रीड करना है।
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रीड भी करना है, याद भी करना है, दिमाग में भी बसा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। कौन सा? अभी फिलहाल 24-25 का बात कर रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट ईयर चेंज होकर 25-26 का बुक आएगा। बात समझा? तो दिख रहा है कि कहाँ पे हम लोग को चेंजेस, अगर बुक हम लोग का जब नया आएगा तो हम लोग को कहाँ पे चेंजेस रीड करने का जरूरत है, अमेंडमेंट। बात समझा? तो क्या बोल रहे हैं? एक इंडिविजुअल हो, क्या हो? एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो या एओपीओ, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीओआई, ठीक है, एजेपी, आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एज पर द टैक्स डिजाइन। डिफॉल्टेड टैक्स डिजाइन का नाम क्या है? 115 बीएससी 1 है, क्या है? डिफॉल्टेड। इन दिस डिजाइन द इनकम ऑफ द एसएससी शैल बी टैक्स एट द कंसेशनल रेट। किस पे टैक्स लगेगा? और ओल्ड टैक्स डिजाइन को क्या बोलते हैं? 115 बीएससी 6। कोई दिक्कत है? तो डिफॉल्टेड का मतलब क्या हो गया? न्यू वाला। आप समझ रहे हैं? जब हम लोग सैलरी का क्वेश्चन कर रहे थे तो वो जो डाउट हो रहा था, यहाँ पे बोला है डिफॉल्टेड और बनाया है नया तरीका से, तो डिफॉल्टेड का मतलब ही क्या होता है? न्यू। बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना पहले बात। अभी 25-26 चल रहा है ना? हम्म। अभी जो 25-26 चल रहा है, इस 25-26 में बात जरा ध्यान से समझना कि 25-26 में जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, वो टैक्स रेट हम लोगों को पिछले साल फर्स्ट फरवरी 2024 को बता दिया गया हो, करेक्ट? तो वो वाला तरीका से इस बार हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन किसी इंसान को वो तरीका पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा? पुराने तरीका से टैक्स भरेगा। तो पुराने तरीका को कहते हैं ओल्ड टैक्स डिजाइन, और जो इस बार चल रहा है उसको क्या कहते हैं? न्यू टैक्स डिजाइन या फिर डिफॉल्टेड टैक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? डिफॉल्टेड टैक्स डिजाइन क्या है? सबसे पहले किसके बारे में बताया है? सुपर सीनियर सिटीजन। किसके बारे में बताया है? सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में, है ना? क्या बोल रहा है कि अगर आप 5 लाख तक का इनकम कमाते हो, कितना कमाते हो, आपका टैक्स रेट क्या होगा? अगर आप 5 लाख से 10 लाख कमाते हो, आपका टैक्स कितना होगा? 20%। और अगर आप 10 लाख से उसके ऊपर कमाते हो तो आपका टैक्स कितना होगा? 1 लाख प्लस। कोई दिक्कत? सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? अगर आप 3 लाख कमाते हो तो टैक्स नील। 3 लाख से 5 लाख कमाते हो तो 5%। कितना परसेंट? अब बताओ, 3 लाख से 5 लाख कितना होता है? 2 लाख होता है ना? 2 लाख का 5% यानी कि 10 हजार, करेक्ट? जब 5 लाख से 10 लाख कमाओगे तो क्या होगा? 10 हजार, मतलब यही वाला 10 हजार यहाँ पे आ रहा है ना? प्लस 20% ऑफ जो आपका टोटल इनकम था उससे क्या घटा दो? 5 लाख घटा दो। क्या घटा दो? ठीक है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो क्या लगेगा? 1,10,000 प्लस 30%। 1,10,000 प्लस 30%। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन, आपका एज 60 साल से कम है, तो अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। 5 लाख से 10 लाख 12,500 प्लस 20%, और 10 लाख के ऊपर 1,12,500 प्लस 30%। कौन बोला आपने बैंक? ये क्या है? रेगुलर टैक्स डिजाइन में क्या लिखा है?
115 और टैक्स डिजाइन क्यों नहीं एप्लीकेबल? किसके लिए पढ़ा असेसमेंट ईयर? कौन बोल रही है एप्लीकेबल तुम? कोई दिक्कत? रिबेट क्या मिलेगा? रिबेट सुनो, हम बोले थे ना कि अगर आपका 5 लाख से इनकम क्या है तो आपको रिबेट कितना का मिलेगा? 12,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सरचार्ज कितना के ऊपर बोले थे? 50 लाख के ऊपर कितना परसेंट? अगर 50 लाख तक कमा रहे हो तो नील, 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 1 करोड़ तक कमा रहे हो तो 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%। और 5 करोड़ से लेकर के ऊपर कमाओगे तो 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है। ये लाइन पढ़ो। टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड और एनी चार्जेबल इनकम अंडर सेक्शन 111A, ट्रिपल 112 या 112A। सरचार्ज ऑन द इनकम कंप्यूटेड। जब आपका इनकम कंप्यूट किया जाएगा, अगर आप इन तीनों सेक्शन में इनकम कमाए हो, 111A, 112 ए, तो याद रखना है कि आप कितना भी कमाना, सरचार्ज 15% के ऊपर। बात समझ रहे हो? तो इन अदर वर्ड, सरचार्ज higher than 15% only applicable the income other than डिविडेंड इनकम और इनकम कवर्ड। मतलब डिविडेंड इनकम, किसी कंपनी से हमको 1 करोड़ रुपया डिविडेंड आ गया, कितना आ गया? तो एक बात बताओ, अगर 1 करोड़ डिविडेंड आ गया तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना है? 10%। हम उतना देंगे, लेकिन किसी कंपनी से हमको 5 करोड़ रुपया डिविडेंड आ गया, कितना आ गया? तो देना कितना चाहिए था? 37%। एग्जाम्पल के लिए कितना देना चाहिए? बट वो 37% नहीं हुआ, कितना परसेंट होगा? 15%। तो भैया, तीन इनकम ऐसा है, ठीक है, चार इनकम ऐसा है, क्या क्या है? 111, 112 और प्लस डिविडेंड। ये लोग कभी भी 15% के ऊपर इन लोग के ऊपर सरचार्ज। क्लियर है बात? गेट बंद कर देता हूं। कोई दिक्कत नहीं आता? नेक्स्ट क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना लगता है? 4%। कितना लगता है? जो टैक्स लाइबिलिटी पे आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पूरा क्या था? ओल्ड टैक्स डिजाइन, जिसमें खाली हम लोग बस रीड किए हैं, कुछ सम्स नहीं बनाया अभी, खाली रीड किए हैं। अब इसको रीड इस वजह से किया हूं, क्योंकि अभी हमको इमीडिएट न्यू टेक्स्ट डिजाइन बताना है, तो डिफरेंस पता चलेगा। क्या पता चलेगा? डिफरेंस। कल जो क्लास करेंगे उसमें सम्स, ठीक है, क्या करेंगे? सम। कि न्यू टेक्स्ट डिजाइन में कैसे कैलकुलेट होता है और ओल्ड टेक्स्ट डिजाइन में कैसे कैलकुलेट होता है। अब आना, ये क्या कह रहा है? अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख, 12 से 15 20, और 15 से वो 30%। कोई दिक्कत? न्यू टेक्स्ट डिजाइन में यहाँ पे याद रखना है, इफ अ पर्सन ऑप्ट द डिजाइन 3 लाख शेल बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक एग्जाम्पशन। तो अगर आप न्यू टेक्स्ट डिजाइन में आ जाते हो तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन क्या होगा? ओल्ड टेक्स्ट डिजाइन में क्या था? 2.5 लाख।
अब ध्यान से सुनना, अदर वर्ड फॉर ऑल द कैटेगरी, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन था, आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो कि नॉर्मल। बस में 60 से कम वाले, 60 से कम वाले के लिए 2.5 लाख, 60 से ज्यादा के वाले 3 लाख, और जिसका 80 प्लस है 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात ध्यान से देखो कि गवर्नमेंट कितना खूबसूरती से चाहता है कि हम लोग न्यू टैक्स डिजाइन में आए। जिसका एज 80 पार है, वैसे बहुत कम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं बस में, जिनसे इनकम जनरेट हो। मैक्सिमम तो रिटायरमेंट वाला ही है ना। क्लियर। उनको गवर्नमेंट को खींच करके लाना ही नहीं है न्यू टैक्स डिजाइन में। जो 60 ईयर से प्लस है बट 80 से कम है, वो लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं, उन लोग को ऑलरेडी 3 लाख का एग्जम्पशन दे करके रखा गया था। तो वो न्यू में रहे हैं ओल्ड में रहे हैं, उनके लिए बात अलग है। वो जब न्यू में आ जाएंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि न्यू में क्या परसेंटेज है जरा एक बार गौर करो। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। लेकिन ओल्ड में क्या था, 5 के बाद सीधे 20 और 20 के बाद सीधे 30। बात समझे तो। देखो ओल्ड में क्या था, एक बार चेक करो। ये ना 3 लाख तक न्यू, उसका 5%, इसका 20%, 30%। तो ये 60 ईयर वाले लोग कहाँ पे आएंगे, बोले देखो ये एग्जाम्पशन यहाँ पे भी 3 मिल रहा था, वहां पे भी 3 ही मिल रहा था। क्या दिक्कत। तो हम लोग को कहाँ पे आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स ऐसे बढ़ा, 5, 10, 15, 20, 30, है ना। और जितने 60 ईयर से कम वाले हैं उनको तो इसी तरह 50,000 का सीधा सीधी एग्जाम्पशन दिख रहा है कि पुराना में रह तो 2.5 लाख, नया महीने 3 लाख मूव कर जाएगा ना। बट इसके बावजूद भी जब कंप्यूटेशन का डिटेल करते हैं और कई कंप्यूटेशन करते वक्त हमको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए ओल्ड डिजाइन बेटर है, तो फिर हम उसी में मूव करते हैं। क्लियर ये बात। दूसरा, यहाँ पे रिबेट जो मिलेगा वो कितना पे मिलेगा। अगर आपका इनकम 7 लाख से क्या होगा तो वहां पे कितना था, 5 लाख, क्या कितना है। किसका। क्लियर यहाँ तक। दूसरा, कंप्यूट टैक्स। अच्छा, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से एज इट इज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रिबेट कितना मिलेगा, 7 लाख पे जो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आएगा, और 25,000 विच एवर इज लोअर। जैसे वहां पे क्या था, टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। ये किसके लिए हम लोग पढ़े, जितना भी टैक्स डिजाइन पढ़े, ये पढ़े इंडिविजुअल एचयूएफ और किसके लिए पढ़े हम लोग। यहाँ पे देखो किसके लिए पढ़े हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब यहाँ पे स्पेशली नीचे किसके बात कर रहा है देखो, ओल्ड और न्यू पढ़ने के बाद यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, फर्म और एलएलपी। सीधा सीधी है। कितना लगेगा पार्टनरशिप फॉर्म पे, कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, मार्जिनल इन लोग को ही मिलता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। अगर कंपनी रहेगा तो क्या होगा, कंपनी का इनकम, वेयर इज द टोटल टर्न ओवर और ग्रॉस रिसीव्ड नॉट एक्सीड 400 करोड़। अगर 400 करोड़ पार नहीं करेगा तो कितना लगेगा। और अदर केसेस में, और फॉरेन कंपनी रहेगा तो सरचार्ज। यहाँ पे क्या नियम है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 12%, 7%, लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए 5% और 2%। कोई दिक्कत। और इनकम अगर 1 करोड़ से आपका कम है तो नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक।